जब कोई आपसे आपकी उम्र पूछता है, आपने अपने लास्ट बर्थडे केक पर जितनी कैंडल्स रखी थी, आप वो नंबर बताते हैं और जिस तरह से ये नंबर बढ़ता जाता है, आपके मन में एक डर समाता जाता है। मैं बूढ़ा या बूढ़ी हो रही हूँ, एजिंग हो रही है। आज हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के 3 पहलुओं के बारे में बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। साइंस जिस तरह से तरक्की कर रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। नई नई बीमारियां आती हैं और उनके इलाज भी हम जल्दी से खोज लेते हैं। तो इस तरह से हमारी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या बढ़ती उम्र के साथ हम ज़्यादा समय तक यंग और फिट रह रहे हैं? हाँ या ना? एजिंग एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम सब भयभीत हो जाते हैं। जिस तरह से हमारे बर्थडे केक पर कैंडल्स का नंबर बढ़ता जाता है, हमें लगता है बस वो समय आ रहा है जब हमारी उम्र ज़्यादा हो रही है, हम एज हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। हर कल्चर में एक लाइफ एक्सपेक्टेशन रेट होती है। जितनी ज़्यादा एडवांस कल्चर और सोसाइटी, उतनी ही ज़्यादा हम उम्र की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी है, वो सारी सुविधाएं हैं जिनसे वो लंबी उम्र का फ़ायदा उठा सकें, रोगों से लड़ सकें, ज़्यादा फिट और हेल्दी रह सकें। और हर कल्चर अपने हिसाब से एक नंबर डिसाइड करता है और उस नंबर के बाद हम मानते हैं कि उम्र का बढ़ना शुरू हो गया है या बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। जैसे पहले हम मानते थे कि 40s मिडिल एज है, अब हम 50s को मिडिल एज मानते हैं। जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उसी तरह से हमारी उम्र की औसतन उम्मीद भी बढ़ गई है। तो हम एक नंबर के बाद मानते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई है और अब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बुढ़ापा क्या उस नंबर के बाद ही आता है? हम सेल्यूलर क्रिएचर हैं, सेल्स के लेवल पे बने हैं और हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है। हर सेल बनने से लेकर के ख़त्म होने तक अपने लाइफ स्पैन को पूरा करती है और उस पूरे लाइफ स्पैन में एजिंग का प्रोसेस चलता रहता है। हमारे साथ भी हमारे जन्म से पहले ही हमारी एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये और बात है कि ये नज़र आते आते काफ़ी साल बीत जाते हैं। एजिंग का प्रोसेस हम कैसे फील करते हैं? हम 2 तरीक़ों से एजिंग का प्रोसेस फील करते हैं। पहला, जब हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती, हम रोगों से उतनी अच्छी तरह से फाइट नहीं कर पाते, अपनी सारी बॉडी की फंक्शनिंग में, अपने बोन्स में हम फील करते हैं कि हम में वो वाली एनर्जी नहीं रही जो हम में पहले हुआ करती थी। बच्चों को अगर हम लें तो बच्चे इतने एनर्जेटिक रहते हैं, थकान तो उनके आसपास ही नहीं आती। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एनर्जी कम होती है, थकान बढ़ती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी कम होती जाती है। दूसरे लेवल पे एजिंग हम कब देखते हैं? जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हम देखते हैं हमारे बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पे रिंकल्स आ गई, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर टाइम के साथ चेंज हो गया। हम सब चाहते तो हैं कि हम फॉरएवर यंग रहें, लेकिन इस तरफ हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हम नज़र ना आए कि हमारी उम्र हो गई है। क्या हम उम्र का बढ़ना रोक सकते हैं? एक नंबर है जो आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, इसे क्या हम रोक सकते हैं? नहीं, उम्र बढ़ती ही जाएगी, नंबर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारी बॉडी की काम करने की क्षमता है, हम जैसे नज़र आ रहे हैं वो उतना नज़र ना आए जितनी हमारी सेल्स की एज बायोलॉजिकली या सालों में अगर हम नाप रहे हैं तो है। 3 लेवल्स पर हम एजिंग के साथ फाइट कर सकते हैं। पहला फिज़िकल लेवल, दूसरा मेंटल लेवल और तीसरा रेजिलियंस। सबसे पहले हम फिज़िकल लेवल की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं बच्चों की एनर्जी अथाह रहती है,
उनमें एनर्जी की कोई कमी ही नहीं होती, सारा दिन दौड़ेंगे भागेंगे। लेकिन हमारी जिस तरह से उम्र बढ़ती है हमारी एनर्जी कम होती जाती है, और इस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या खा रहे हैं, अपने खाने को हम जितना नेचुरल, जितना सीजनल रखें, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, हमारी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। फिर हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का मेन फंक्शन ही है मूवमेंट करना। हमारी आजकल की लाइफ इतनी सुविधाओं और आराम से भरपूर है कि बिना हाथ पांव हिलाए ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी एक इंडिविजुअल सेल के लेवल पर भी बहुत आराम पसंद हो जाती है, हम कष्ट सहन नहीं कर सकते। हमारी बॉडी की मोबिलिटी और हमारी बॉडी का मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है। अपने पुरखों की ज़िंदगी हम अगर देखें तो हम पाएंगे उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और हमारी ज़िंदगी से मेहनत या फिज़िकल लेबर तो अब बिल्कुल गायब सा ही हो गया है। हर चीज़ के लिए हमें मशीन्स अवेलेबल हैं और हमें इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, सारे काम बहुत आसान हो गए हैं। हमारी बॉडी को मूवमेंट की उतनी ही ज़रूरत आज भी है, ताकि उम्र के साथ हमारी हड्डियों में, हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में वो बुढ़ापा ना आए। फिज़िकली एक्टिव रहना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं स्लीप की। पहले की लाइफ में ऐसा होता था कि सब समय पर सो जाते थे और जल्दी उठ जाते थे। आजकल जितनी लाइफ फास्ट होती जा रही है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करते हैं, नींद पर करते हैं। लेट तक हम काम करते हैं या पार्टी करते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं। लेकिन हमारी बॉडी एक रिदम पे चलती है, बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक है। तो नींद से आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। समय पर सोना और समय पर उठना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर टाइम पे उठना तो रेगुलर टाइम पे सोने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक साइकिल बना लें, उसे फॉलो करें। फिज़िकल एजिंग को हम काफ़ी स्लो कर सकते हैं अगर हम अपने खाने पीने का, अपने बॉडी के मूवमेंट का और अपनी नींद का ध्यान रखें। दूसरे लेवल पे हमारी एजिंग स्टार्ट होती है मेंटल लेवल से। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कुछ चेंजेस तो आते हैं हमारे ब्रेन में, लेकिन उन चेंजेस के अलावा भी कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस हम अपने साथ ले लेते हैं। हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि उम्र के साथ याददाश्त का कमज़ोर होना अनिवार्य है, हमें नया कुछ सीखने में दिक्कत होगी। लेकिन हम अपने माइंड को जितना एक्टिव रखेंगे, हमारा माइंड उतना ही यंग रहेगा, और जितना माइंड यंग रहेगा उतनी हमारी बॉडी यंग रहेगी, क्योंकि माइंड ही हमारी बॉडी को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अपने माइंड को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। हम नया कुछ सीखें, इसकी चेष्टा हमें हमेशा करनी है। नई स्किल्स, नई चीज़ें हम सीखें। नई लैंग्वेजेस अगर हम सीखते हैं, उससे हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। लैंग्वेज लर्निंग में हम अपने ब्रेन के हर एस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज के साथ इमोशंस जुड़े हैं, लॉजिक जुड़ा है, वर्ड्स, वोकेबलरी जुड़ी है। हम बहुत कुछ नया सीखते हैं जब हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं। अगर संभव हो तो आप नई लैंग्वेजेस सीखें, नहीं तो नई स्किल्स तो सीखना बिल्कुल ज़रूरी ही है। अगर ये नियम बना सकें कि हर साल मुझे कुछ नया सीखना है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो, लेकिन जब आप नया कुछ सीखते हैं उस समय आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। गेम्स, पजल्स की मदद से आप अपने ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं। तीसरा पहलू जो हमारी एजिंग का है वो है हमारे रेजिलियंस का। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी सहन करने की शक्ति भी कम होती जाती है, चाहे वो बीमारियों को सहन करने की हो, थकान को सहन करने की हो, या किसी और ने कुछ कहा वो सहन करने की ही क्यों ना हो। आपने गौर किया होगा आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं, सिर्फ बीमारियों से ही नहीं, वो लोगों को भी सहन नहीं कर पाते। उन्होंने जो सोच लिया है ठीक है वही ठीक है। तो हमें अपनी रेजिलियंस को बढ़ाना ज़रूरी है। रेजिलियंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, खुद को इस तरह की सिचुएशंस में डालना है जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है।
हमारी रोज़मर्रा की रूटीन से कुछ अलग हैं। नए लोगों से मिलना, नई एक्टिविटीज़ करना और चेंज का स्वागत करना हमारी रेजिलियंस को बढ़ाता है, सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है। बॉडी के रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए आप इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिया की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कुछ समय तक के लिए आप सांस रोकें। आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो, और 1 से 2 मिनट तक जा सकते हैं। मैं चेष्टा करती हूँ 1 से 2 मिनट तक इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिया की प्रैक्टिस करने की। जब मैंने शुरुआत की थी 15 सेकेंड में मुझे ऐसे लगता था कि बस अब किसी भी तरह मुझे सांस लेना ज़रूरी है, लेकिन विद प्रैक्टिस अब मैं कम से कम 1.5 मिनट तक अपनी सांस आराम से रोक सकती हूँ। जब हम इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिया की प्रैक्टिस करते हैं उस समय हम अपनी सेल्स को सर्वाइवल मोड पर लेकर आते हैं। वो सेल्स जो आराम से हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, वो सर्वाइवल मोड पर आ जाती हैं और ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करती हैं, और इस तरह से एजिंग का प्रोसेस वहाँ पर कुछ समय के लिए स्लो हो जाता है। और जब हम रेजिलियंस बढ़ा लेते हैं उस समय हमारी फिज़िकल और मेंटल एजिंग अपने आप कम हो जाएगी। हम सब चाहते हैं कि हम फॉरएवर यंग दिखें, लेकिन क्या हम फॉरएवर यंग बने रहें, इसके लिए कुछ करते हैं? फिज़िकली एक्टिव रह करके, अपने खाने पीने का ध्यान रख करके और अपनी नींद को बहुत रेगुलेटेड रख करके हम फिज़िकली ज़्यादा यंग रह सकते हैं। जब हम नई चीज़ें सीख करके, चाहे वो नई लैंग्वेजेस हों, नई स्किल्स हों, गेम्स हों, पजल्स हों, अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं, उस समय हम मेंटली यंग रह सकते हैं और रेजिलियंस को बढ़ा करके हम अपने माइंड और अपनी बॉडी दोनों को ज़्यादा यंग रख सकते हैं, एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सिर्फ आईने के सामने हम यंग नज़र आएं, इससे एजिंग नहीं रुकती। एजिंग को स्लो करने के लिए हमें सिर्फ यंग दिखने की ही नहीं, अपनी बॉडी को वैसे ही यंग रखने की ज़रूरत है, उतना ही एक्टिव अलर्ट रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी बॉडी फंक्शन ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे से कर सके और हम ज़्यादा यंग रह सकें। सो स्टे यंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. Share the video, subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.